जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आमिर भाई हमारा बोर्ड मिटा देंगे। जी बच्चों, ऑन 1 जनवरी 2001 ये जो काम अभी किया है ना, ये दोबारा होना है। बस अब मेरा अगला अब मेरा मैच शुरू हो गया। क्या? किसी भी तरह से मैंने ये तीनों मॉडल इस सवाल के घुसू के बोर्ड के ऊपर करने हैं, ताकि वो सारा कुछ आपके सामने आ जाए एक पिक्चर में। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ऐसे करके आप साइड पे कर दें, बस मैक्सिमम जो सिलेबस में है वो सामने आ। तो दुआ करें अल्लाह मुझे कामयाब सुरखरू करे इस मकसद में। ठीक है जी। 1 जनवरी पे 8% डेट इंस्ट्रूमेंट, मुझे तो पहले इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या होता है? 8% डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? 8% कौन सा रेट है? इफेक्टिव ना, ये कभी भी इफेक्टिव नहीं होता। 8% का मतलब होता है उसके ऊपर लिखा हुआ ये रेट है। जैसे 10% लोन, वो लोन जिस पे इंटरेस्ट है। 8% डिबेंचर, वो डिबेंचर जिस पे 8% इंटरेस्ट। तो ये कूपन रेट होता है हमेशा। ठीक है, तो कूपन रेट है 8%। फेस वैल्यू है उसकी, अब अपना तो भाई वही काम मामला जो चल रहा था कि हमने यहीं पे ना जगह खाली कर रहे हैं। जी बच्चों, हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। केड़ी केड़ी बोलें? परचेज प्राइस वो सवाल में दी हुई है, कभी कभी निकालनी पड़ सकती है, इसलिए मैं तरतीब नहीं छेड़ रहा। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें क्या चाहिए जी? परचेज प्राइस। उससे भी पहले क्या चाहिए हमें? फेस वैल्यू। सही फरमा रहे हैं। तो फेस वैल्यू सवाल में गिवन है जी। कितनी फेस वैल्यू कह रहा है जी? 10,000 रुपये। और परचेज कितने पर किए हैं वो कह रहा है जी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आ गई, ये उस सवाल में है ना 14वें में, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे जब कवर हो जाएगी तो वो सेम हो जाएगा सवाल, फिर आप कर लेंगे। ठीक है, असल में तो ये सवाल अल्लाह करे पूरा हो जाए तो आपने घर जाके ना इसको 2 को दफ़ा इसी को कर देना है। ओए होए होए होए, इन्वेस्टमेंट डिबेंचर साइड पे शेयर्स पहले कर लिए, डिबेंचर्स ये हो गया, और IFRS 9 में आपके सिलेबस के मुताबिक सिर्फ रह जाएगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी। उसमें सिर्फ 2 मॉडल है। ये स्टैंडर्ड है सारा चुन्ना सा। क्या करें, आप कंसोलिडेशन तो शुरू करनी पड़ रही है, क्या करें? ईद के बाद फिर अब ईद से पहले क्या करें? फिर छुट्टियाँ हैं इस टेस्ट में मुझे बनाने पड़े, क्यों? अच्छा जी, डेट इंस्ट्रूमेंट विल बी, बेटा नहीं ये ऐसे ही करना है, इसको करेंगे इसके बाद ही फिर IS 1037 करेंगे। ठीक है, वो भी अपनी जगह पे मुसीबत है ना, उन्होंने शुरू कर पाई है तो उसको भी 8-10 दिन कम से कम स्ट्रेट चाहिए ना, उसके तो वैसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। तो कोई बात नहीं, खैर है। अच्छा, ईद आपको दरमियान में मिल जाएगी, आप खूब कंसोलिडेशन को रिवाइज करके पक्का करके आएंगे, पिछले टॉपिक्स भी तैयार हो जाएंगे। हाय हाय। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स, आप CA के बच्चे माशाल्लाह, आप CA क्वालिफाई करने वाले हैं बस, कैफ, और इसके बाद आगे भी ऐसे ही चलते जाएंगे। डेट इंस्ट्रूमेंट विल बी रिडीमेबल एट 9500। तो अगर उसने फेस वैल्यू दी हुई है 10,000, अच्छा परचेज में भी कहूँ, परचेज एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो इसका मतलब आपको ये 10,000 की बजाय 110% यानी 1.1 करने कितने का पड़ा जी? 10,500। ठीक है जी, और उसके बाद आपको तीसरी चीज़ चाहिए होती है जी, रिडेम्पशन वैल्यू। तो वो क्या कह रहा है जी? जब रिडीम करवाने जाएंगे तो ये 10,000 वाले डिबेंचर के आपको कितने मिलेंगे? अच्छा, उसने डायरेक्ट ही दे दिया 9500, अच्छी बात है। अब ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, 5% है, तो आंसर भी सही वाला बताया आपने। चलें जज़ाकल्लाह, 10% नहीं 5% है जी। ठीक है, और सही है। अच्छा, अब आप फेस वैल्यू को साइड पे कर दें। अब आपको इसका वाहिद इस्तेमाल जो करना पड़ेगा वो कूपन रेट इस पर अप्लाई करके इंटरेस्ट रिसीव की फिगर निकालनी पड़ेगी बस। ठीक है, अच्छा
आगे कहता है अकाउंटिंग ईयर एंड होना है हर साल। अच्छा, ऑन यकम जनवरी 2005 ये रिडीम हो जाना है। इसका मतलब यकम जनवरी 2001 को आया है तो 1, 2, 3, 4 साल का ये डिबेंचर। अगर आप कहो तो मैं इफेक्टिव रेट निकाल के दिखा दूं आपको, या समझ आ चुकी है? हैं, निकाल लेते हैं, ये देख लें, कोई मसला नहीं। मुझे बताएं, जब आप ख़रीदने गए इस डिबेंचर को तो जेब से क्या कुछ गया? 10,500 गया, और ये भी तो है ना, और 500 रुपया ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये भी आपका खर्चा हुआ, ये भी गया, तो ये आपकी जेब से निकल गया। उसके बाद आपने कूपन रेट लगाना है फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू क्या है और कूपन रेट क्या है? 8 है ना, ये आ गया। उसके बाद दूसरा साल, उसके बाद तीसरा साल, उसके बाद चौथे साल के अंदर आपको सिर्फ ये नहीं आना, बल्कि आपको आपका लोन भी वापस मिलना है। कितना मिलना है जी? 40, अच्छा 90, 500। चलो, ये आपके कैश फ्लोस प्लॉट हो गए। अब देखो बच्चों, क्या ये मुमकिन है कि आपने 8% ही कमाया हो? नहीं मुमकिन है, क्योंकि आपको डजें पड़ी हैं, डजें। 10,000 वाली चीज़ 500 महंगी मिली, 500 खर्चा ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे आ गया, और वापस करने गए तो 500 सस्ती उन्होंने वापस की, तो ये आपको 1500 रुपये की तो डज सीधी सीधी पड़ गई है। तो IRR निकाल के देखते हैं जी। तो ये जनाब आपका आगे चलते जाएंगे तो आता जाएगा, तो मर्जी आपकी। कितने उसने लिखे हुए हैं? 4, 0646 तक लिखा हुआ है, तो ये लो मैंने मैच करा दिया। सवाल में जो गिवन होगा रेट वही यूज़ कर लेंगे। तो इफेक्टिवली आपने 8 नहीं 4% कमाया है, ठीक है, क्योंकि आपको 8, 8, 8, 8 करके 2400 नहीं मिला। 2400 तो हाँ मिला तो है, 2400 मिला तो है, लेकिन 1500 रुपये की आपको डजें भी पड़ गई हैं। तो आपको इफेक्टिवली तो 900 रुपये ही कमाया ना आपने। तो 2400 आया था, लेकिन 500 ट्रांजेक्शन कॉस्ट का गया। 500 खरीदते हुए महंगा खरीदा, 500 बेच, 500 है ना खरीदते हुए, 500 बेचते हुए वापस करते हुए, रिडीम करते हुए 500 आपको नुकसान हो गया। तो आपने इफेक्टिवली तो 900 रुपये ही कमाया इस इन्वेस्टमेंट से। सही है? अच्छा जी, चलें, ये तो सवाल में गिवन होता है, हम क्यों ऐसे परेशान हों। अच्छा, अब अगली बात, फेयर वैल्यू का क्या काम? फेयर वैल्यू का क्या काम? नहीं, अभी तक तो मैंने जो नहीं पढ़ाया हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। फेयर वैल्यू का क्या काम? हमने तो इससे कहा था भाई, क्या क्या मूड है? उसने कहा भाईजान मैच्योरिटी तक मैंने रखना है। खबरदार, मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ फेयर वैल्यू के अंदर। तो अमोर्टाइज कॉस्ट वाला मॉडल है। तो आपने अभी जैसे सवाल किया था वैसे ये सवाल होना है। बस ऐड क्या हो गई है इस सवाल के अंदर? ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जिसको हमने जर्नल एंट्री में नहीं लाना, एक्सपेंस नहीं बनाना, बल्कि इसको हमने, तो जल्दी से करो ये वर्किंग, जल्दी कर लो ज़रा। अच्छा, एक काम करते हैं, कौन से वाले मार्कर अब आए हैं? ये पता नहीं, मेरे ख्याल में वो दूसरे भाई वो ले गए हों दूसरे वाले। अच्छा, इधर देखें जी, सवाल को ज़रा मादरत के साथ ज़रा नुक्कर तो शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 16, पेज नंबर। अच्छा, अब मैं इस वक्त कर रहा हूं ए रिक्वायरमेंट, ठीक है, और इसके अंदर मैं करने लगा हूं वर्किंग नंबर 1। उसने मुझसे मांगी हुई हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब मेरा मॉडल कौन सा है भाई? अंग्रेजियां पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड ने क्या कहा ये कल समझाऊंगा। पहले अकाउंटिंग सीख लेना, उसके बाद अंग्रेजियां पढ़ लेंगे, क्या मसला है, ठीक है। तो अमोर्टाइज कॉस्ट एक मॉडल कौन सा है इसमें? अमोर्टाइज कब लगना है, ठीक है, मैंने बताया हुआ है कि होल्ड टिल मैच्योरिटी को, तो लेकिन फिर भी आप फिलहाल ये याद रखें अमोर्टाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है। अमोर्टाइज कॉस्ट है तो हमने क्या क्या लेना है जी इसमें? वर्किंग में डेट आएगी हमारी, फिर इंटरेस्ट इनकम एट इफेक्टिव रेट, एट कितना इफेक्टिव रेट? 4.065%, और ये लगेगा किस पे? ऑन बैलेंस। तो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करोगे आप
ये सही है, समझ आता है? ये असल में मैंने 3 सवाल करने हैं बेसिकली बच्चों। नियत बदलनी है, काउंटिंग बदलनी है, सवाल हमारा सेम रहना है। नियत बदलनी है तो काउंटिंग बदलनी। तो मेरा दिल क्या है, तीनों मॉडल्स आपके सामने आ जाए, ठीक है। आखिरी मॉडल तो यहाँ पे भी पूरा हो जाएगा, असल तो दरमियान वाले मॉडल का मसला है। चले खैर, तो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे एट इफेक्टिव रेट, और वो लगे किस पे, बैलेंस पे, ठीक है। और नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा एट द रेट ऑफ, हाँ वो 8%, चलो 8% ही लिख लो, एट द रेट ऑफ 8%, जो कि कूपन रेट है, और ये लगेगा किस पे, ऑन फेस वैल्यू। तो ऑन फेस वैल्यू, मेरा दिल नीचे वो वर्किंग एक बार लिख भी दे, ऑन फेस वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे वर्किंग करें जी, फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 10,000, और 8% के हिसाब से ये हर साल सेम ही रहना है। आप कितना है, 800 800 800, जब तक चलेगा, जब तक चलेगा, ठीक है, ये सेम रहना है। इनकम चेंज होगी बैलेंस की वजह से हर साल, पर रिसीट जो है वो कूपन रेट के हिसाब से मिलती है फेस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। अच्छा, और फिर एंड पे क्या आ जाएगा हमारा, बैलेंस, ठीक है जी। अब ये जो बैलेंस की फिगर है किस दिन आती है हमारे पास, 1 जनवरी 2001 पर ये डिबेंचर जो इशू हुआ है, ठीक है। तो जो बैलेंस की फिगर आनी है, वो बैलेंस की फिगर के लिए मैं वर्किंग 2 कर लेता हूँ। यहाँ पे जगह नहीं है ना, मैंने इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। अब वर्किंग 2 के अंदर, एक मिनट, सब कुछ ही यहीं पे फिट करना है उस्ताद, उस्ताद जी। एंट्रीज मैंने यहीं पे करनी, 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2002, कितने साल की एंट्रीज मांगी हुई है उसने, 1 मिनट, मैं तो मारिया जाना है, इंज ना करो। लेकिन अगर होती भी तो मैंने 2 साल से ऊपर नहीं थी करनी, मैंने तीनों सवाल करने हैं। खुदा के लिए इधर देखें, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज यूजिंग फॉलोइंग मॉडल्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 1 एंड 2 2 साल की एंट्रीज में करूंगा, ठीक है। खैर मैंने कौन सा करनी थी। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए जी, सबसे पहले मुझे चाहिए वर्किंग नंबर 2 में परचेज प्राइस, ठीक है, परचेज प्राइस, बल्कि मैं यहां पर लिखता हूं, मैं इसकी इनिशियल रिकग्निशन किस पे करूंगा, वो मैंने करनी है जी परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब परचेज प्राइस क्या है सवाल के अंदर देखकर बतानी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये तो मैंने वर्किंग कर दी ना आपको वैसे ही यहाँ पर, ठीक है। तो परचेज प्राइस 10,500 और ट्रांजैक्शन कॉस्ट 500, तो ये हमें छोटी सी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर शो करना पड़ेगा, पर्चे में तो नहीं लिखा होता। तो 10,500, या ऐसे लिख लो बेशक, 10,000 का 1.05, 10,500 प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो हम किस पर रिकॉर्ड किया करते हैं जी इसको, परचेज प्राइस प्लस, मैंने यहाँ पर ये एंट्री क्यों कर दी, यहाँ पे मुझे आगे जगह चाहिए अगले सवालों के लिए, तो ये वैसे भी प्रॉपर तरीका यही है, ठीक है। तो हमने किस पर रिकॉर्ड करना है हमेशा इसको, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है जी। अब परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आंसर क्या आ रहा है, 11,000, या 11,000 के ऊपर इसको रिकॉर्ड कर लो, रेस्ट इज हिस्ट्री। अब आपके लिए 1 जनवरी 2001, थोड़ा सा और भाईजान ज़रा इज्जत के साथ इधर आ जाए, मेहरबानी है आपकी। बैलेंस भाई आप क्या चाहते हैं, तो 11,000 वर्किंग नंबर 2, तो इनिशियल
इनिशियल रिकग्निशन नहीं, इनिशियल मेजरमेंट असल लफ्ज़। सबसे पहली बार इसको किस पर रिकॉर्ड करें, कितनी अमाउंट पर? तो इनिशियल मेजरमेंट हमारी होगी 11,000। इनिशियल मेजरमेंट IFRS 9 कहता है ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको आपने होल्ड करना है टिल मेच्योरिटी और उसको रखना है अमोर्टाइज कॉस्ट पे, तो इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। परचेज प्राइस क्या है? फेस वैल्यू पर 5% प्रीमियम देकर खरीदा और 500 ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कोई मसला? अच्छा, यहाँ कर सकते थे, ये काम तो वही किया हुआ है, ये 10,500 जमा 500, लेकिन वो प्रॉपर तरीका नहीं है। हाँ, अगर एक ही सवाल हो तो ये भी चलेगा, लेकिन मैंने कहा चलो ज़रा अब प्रॉपर तरीके में लिया। वैसे भी ज़रा तीनों तरह के मॉडल्स दिखाने हैं, तो जगह की ज़रा कमी का इस वक्त हमें मसला है। वन नोट बंद करें तो मज़ा ख़राब हो जाता है, सारा सवाल आपके सामने होता है, किताब से आपको देखने की आदत ही नहीं, आदतें आपकी ख़राब हो गई। अब 11,000 पर ये लगाओ, 31 दिसंबर 2001 आया, 11,000 पे 4.065, 447, 10,000 का 8%। अब दिस प्लस दिस माइनस दिस 10 करो, बाकी भी पूरा करो, एक ही बार एंट्रीज करते हैं। और 31 दिसंबर 2002 आएगा। अब इस 10,647 पे लगाओ दिस 4, ये 800 ही रहना है। अब ये क्यों नहीं जीरो हुआ? अभी मैच्योरिटी ही नहीं आई। सवाल की रिक्वायरमेंट है सिर्फ इन 2 साल की एंट्रीज, तो बस इन 2 साल की ही एंट्रीज करेंगे। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001, ये उसने हमसे रिक्वायर किया। तो रिक्वायरमेंट आप ज़रा साफ सुथरी अलग करते जाएं। यूं कर लेना, 3 मॉडल्स हैं, तो चलें आज चलने दें ऐसे ही, फिर आप थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा सवाल कुछ करने के बाद। वैसे पहला सफ़ा एक काफ़ी है, लेकिन आज चलने दें ऐसे ही। पहला पार्ट किया है तो इसकी रिक्वायरमेंट बाद में बेशक कर लें, आज सिर्फ सीखें, फिर सवाल को मैनेज करना आज सिर्फ सीखें सुकून से, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001, तो 1 जनवरी 2001 पर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट कैश क्रेडिट, और ये किससे होगा जी? 11,000 से। उसके बाद 31 दिसंबर 2001 पर एंट्री बोलो, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितने से? 447 से। और 31 दिसंबर 2001 पर जी बच्चों, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इनकम इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर क्रेडिट 800 से, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं अगले साल की एंट्रीज ना करूं और अगर आप ज़बानी कर लें तो? वैसे कर देता हूं, फिर मिटा दूंगा। यहाँ पे मेरा दिल है एक्सट्रैक्ट्स बना लूँ, ठीक है। ये वाले मॉडल के बना दिए हैं ना असल में पहले एक बार, इसलिए ज़रा मेरा दिल है कि चलो अगले साल की एंट्री इधर देखो। अगले साल की एंट्री होगी, ये एंट्री होनी कोई नहीं। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, अब कितने से? 433 से। आप तो एंट्रीज के बगैर भी इंशाल्लाह एक्सट्रैक्ट्स बनाने लग जाएंगे। एक आध दिन और गुजरने तो दें, बन ही गए, वैसे ही बन जाते हैं आपके, तो वर्किंग से ही बन जाएंगे। और 31 दिसंबर 2002 के एंड पर कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर क्रेडिट 800 से। तो ये दोनों एंट्रीज कर लें, मैं ये मिटा रहा हूँ, कोई मसला तो बताओ। ठीक है, मेरा दिल था ना ये एंट्रीज तो पहले कर ही ली हैं, इसके एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए हैं, लेकिन अब चूंकि मैंने तीनों मॉडल्स को साथ लेकर चलना है, तो मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट्स इस मॉडल के पहले बनाऊंगा, ताकि कंपैरिजन में हम देख सकें ना सारे मॉडल्स के अंदर जो एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे। ठीक है जी, चलो अब पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स
एक मिनट, SOCI के एक्सट्रैक्ट्स जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ PNL 2000, कौन कौन सा है? एक और दो, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपकी इनकम आएगी इफेक्टिव रेट वाली। इंटरेस्ट इनकम कौन सी आएगी जी? इफेक्टिव रेट वाली। तो इंटरेस्ट इनकम, ये पिछले दोनों सवालों में मैंने एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं, यानी इन एंट्रीज की कोई जरूरत नहीं देखने की। आप वर्किंग देखो, आपको क्या नजर आएगा? 447 और 433 PNL के अंदर। वर्किंग से डायरेक्ट सोचना शुरू करो आप, ठीक है। अच्छा जी, तो 433 और 447 OCI के अंदर कुछ है जी? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आपको एसेट्स में दिखेगा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, और ये अमोटाइज कॉस्ट बैलेंस शीट में नजर आना है। तो 31 नंबर 1 की अमोटाइज कॉस्ट है 10,647 और 10,280 है जी हमारी 2002 की इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर की अमोटाइज कॉस्ट। पहला मिशन तो कंप्लीट हो गया कि इसको बहुत कम जगह पे मैंने फोकस, इसको इसकी दूसरे साल की एंट्रीज नहीं की, माफ़ कर दिया ना आप लोगों ने मुझे, हैं जी कि नहीं किया माफ़? अच्छा, अच्छा जी। अब एक और बंदा आया, उसने भी डिबेंचर्स खरीदे हुए थे। हमने उससे कहा कि यार तुमने किस लिए खरीदे हैं? स्टैंडर्ड उससे पूछा, उसने कहा होल्ड करने का इरादा है मेरा भी होल्ड करने का इरादा है, हाँ लेकिन अगर कोई अच्छा गाहक मिल गया बेच भी सकता हूं। अब मार्केट में तो हर वक्त नहीं बैठा रहेगा, पर ये बंदा भी इंटरेस्टेड ज़रूर होगा, कभी गुजरते शुजरते या ईयर एंड में कम से कम एक बार चेक ज़रूर करेगा फेयर वैल्यूज़, ठीक है। तो वो आदमी जिसने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करना है लेकिन टिल मैच्योरिटी नहीं, ही मे सेल अगर कोई अच्छा गाहक मिल जाए, इसको कहते हैं होल्ड एंड मे सेल। पहला क्या था? होल्ड टिल मैच्योरिटी। इसके अंदर क्या है? होल्ड करना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ही रखा हुआ है इस इन्वेस्टमेंट को। लेकिन अच्छा गाहक मिल गया तो, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी, अच्छे पैसे मिल गए तो बेच देंगे, कुछ और कर लेंगे, ठीक है। अब इस मॉडल के अंदर क्या होगा भाई? खुशखबरी ये है, इस मॉडल के अंदर जितनी वर्किंग आपने अभी तक की है ना, वो सारी वर्किंग रिपीट होगी और उसके आगे फिर कुछ होना है। इधर देखो, यानी कि बी पार्ट के अंदर सबसे पहले क्या होना है? ये वाली वर्किंग होनी है, ठीक है। तो वर्किंग 1 2 हो गई, मैं इसको कह देता हूं जी वर्किंग नंबर 3, ठीक है जी। तो डेट, उसके बाद इंटरेस्ट इनकम एट द रेट ऑफ 4.065% ऑन बैलेंस। इनकम रिकॉर्ड होगी इफेक्टिव रेट पर, और इफेक्टिव रेट लगेगा हमारा किस पर? बैलेंस पर। इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 8% होगा ऑन फेस वैल्यू। तो यहां पर हमने लिख दिया 10,000 इंटू 8%, और उसके बाद एंड पर क्या आ जाएगा जी? आपका बैलेंस। तो क्या अर्ज किया मैंने आपको कि इतना काम
इधर भी दोबारा होगा। आपको सवाल एक ही सवाल में दोनों काम नहीं कहेगा, ठीक है। अगर आपको कहे होल्ड टिल मेच्योरिटी अमोर्टाइज कॉस्ट वाला मॉडल लगाना है तो ये इतनी कहानी है, लेकिन अगर ओल्ड और मेल सेल वाला आ जाए तो मॉडल लगता है FET OCI। उसमें भी इतना काम आपने पहले करना है, यानी कि इस हद तक तो एंट्रीज भी पहले कर देनी है, ठीक है। फिर एंड पे उसमें ऐसे नज़र मारनी है फेयर वैल्यू, हाँ ठीक है, और फिर गेन या लॉस, लेकिन कहाँ, OCI, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होगा कि ज़िंदगी आसान ही है, 5 मिनट में ये काम तो फटाफट कर लेना, ठीक है। तो 1 जनवरी 2001 पर बैलेंस 11,000 है, वही जनाब वर्किंग नंबर 2, एक बार जो की हुई है सवाल के अंदर वही रेफ़र की हमने, ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर 2001 आएगा और 447 और 800 माइनस, मैं नहीं आपसे पूछ रहा, कॉपी पेस्ट करना है। 31 दिसंबर 2002 433 800 और 10280, ठीक है। उसके बाद जनरल एंट्री स्टार्ट करें तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 जी, 1 जनवरी 2001 पर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स डेबिट कैश क्रेडिट 11,000, बिल्कुल सेम, कॉपी पेस्ट, जिंदगी आसान, कोई चक्कर ही कोई नहीं है और सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल तो चले ना, फिर एंड पे जाकर देखते हैं, ओहो अच्छा मे सेल वाला था, अच्छा चलो फिर ये एडिशनल काम कर लो, बस ऐसे होने। तो सेम एंट्रीज, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट कैश क्रेडिट, इसकी एंट्री बोलो 31 दिसंबर 2001 पर एंट्री, इन्वेस्टमेंट को ग्रो कराओ, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 447 से, और उसके बाद 800 की एंट्री करवाओ 31 दिसंबर 2001 पर कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स क्रेडिट 800 से। उसके बाद मेरे बच्चों एक एंट्री की जगह खाली छोड़ दो, क्या करेगा, एंड पे फेयर वैल्यू गेन लॉस बुक करेगा, और फिर आपने बैलेंस ऑफ फेयर वैल्यू रिजर्व भी निकालना होगा, बिल्कुल सेम यार, कुछ मसला ही नहीं, सुभान। लेकिन अभी पहले वाला काम तो पूरा कर लें, मुफ्ते तो लगा लें जी। उसके बाद ईयर एंड 2002 है, तो उसके अंदर पहली एंट्री कोई नहीं होनी, दूसरी एंट्री 31 दिसंबर 2002 पर ये 433 की। मैं उधर से क्यों नहीं देख रहा एंट्री, असल में या वो होगा या ये होगा सवाल नॉर्मली, तो फिर हो सकता है ये वाला सवाल हो तो डायरेक्ट ही चल रहा होगा ना, स्टार्ट यहीं से, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 433 से, ठीक है। और उसके बाद 31 दिसंबर 2002 पर कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स क्रेडिट 800 से। लो भाई, यहां तक कोई फर्क है तो बताओ, जरा सा भी कोई फर्क है तो बताओ, ओ बोलो, ओ फूटो, क्या हुआ है यहां तक, क्या हुआ, कुछ हुआ? इट्स वेरी 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 सिंपल, टू मच सिंपल इज टू मच। अच्छा जी, अब मामला कुछ ऐसे है, इसमें नीचे अंग्रेजी में लंबा सा जो मामला लिखा हुआ है वो क्या है, ये इन्वेस्टर जो है ये कह रहा है मैं होल्ड करूंगा, ट्रेडिंग के लिए नहीं लिए मैंने कि आए गए डिबेंचर ट्रेडिंग हो रही है, तो खरीदे तो शाम तक बेचते, शाम सुबह एक बंदा कहता है मैं सुबह मंडी में घुसा, वहीं से बकरे खरीद के शाम को वहीं पे बेच के कुछ अपनी कमाई करके ले आया, तो उसने बकरे होल्ड करने के लिए रखे हैं मैच्योरिटी तक, या होल्ड करने और अच्छी कीमत लगी तो नहीं, उसने तो खरीदे थे और शाम तक बेच के निकल आया।
चल मिसाल आ गई। तो इसने होल्ड किया हुआ है, होल्ड करना है, लेकिन मे सेल। अब अगर मे सेल वाला है तो इसने फेयर वैल्यू पर ईयर एंड पे नजर डालनी है, ठीक है। तो फेयर वैल्यूज सवाल में गिवन थी। फेयर वैल्यू ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज एज फॉलोज। तो ईयर एंड है 31 दिसंबर 2001, तो फेयर वैल्यू उस पर कितनी आ रही है, 11,200। अब देखें जी, कलर चेंज कर रहा हूं मैं। यहां तक सवाल था सैम टू सैम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बंदा जो है ना, ये फेयर वैल्यू पर नज़र डालेगा। अच्छा इधर ना मैंने 3 कॉलम बनाने, अब ये कैसे बनाने हैं, ये एक मुअम्मा, क्योंकि उसके बाद मैंने एक सवाल अभी और भी करना है। 11,000, 10,000, 647 और 10,200। वर्किंग नंबर कौन सा था, 2 था। अच्छा अब जी बैलेंस तो है अमोर्टाइज कॉस्ट वाला। अब इस बंदे ने क्या करना है, ये बैलेंस है एज ऑन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये क्या है जी, ये बैलेंस है एज ऑन 31 दिसंबर 1, 31 दिसंबर 2 या 1 जनवरी 1 भी था। ऐसे ही अब अगली चीज़ मैं क्या ढूंढूंगा, फेयर वैल्यू एज ऑन, ब्लू से करना था यार, फेयर वैल्यू एज ऑन। यहाँ से सवाल बदल रहा है। अगर अमोर्टाइज कॉस्ट हो तो ये सोल्यूशन है, और अगर वो कहे होल्ड और मे सेल है तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला मॉडल लगना है, उसमें यहाँ से सवाल चेंज हो रहा है। बेसिकली 3 कॉलम यहाँ ऐड होने हैं और एक एक एंट्री ऐड होनी है। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, इतनी ज़िंदगी आसान है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू एज ऑन, अब फेयर वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी तो कोई नहीं गिवन, यही फेयर वैल्यू थी जब खरीद कर लाए। 31 दिसंबर 2001 पर गिवन है 11,200, 31 दिसंबर 2 पर गिवन है 10,400। तो 11,200, 10,400, ठीक है। अब जब एज ऑन और एज ऑन की लड़ाई करवाई तो फेयर वैल्यू गेन या लॉस भी जब आएगा वो भी होगा एज ऑन। फेयर वैल्यू गेन या लॉस भी क्या निकलेगा, एज ऑन। तो मुझे बताओ 31 दिसंबर 2001 पर क्या है गेन, 553, और इधर 120 क्या है, लॉस। ठीक, ये लॉस में से कैसे, 10,200 बेटा खुदा के लिए, फेयर अमोर्टाइज कॉस्ट फेयर वैल्यू, अमोर्टाइज कॉस्ट फेयर वैल्यू, तो ये क्या है, कितना है, कितना 120 का, 120 का। अब इधर देखो ये 553 का गेन है, क्या है जी, 553 का गेन, और ये 120 का क्या है, गेन, लेकिन एज ऑन है। मैं एज ऑन वाली फिगर से तो एंट्री करने से रहा, ये लेजर हम बनाएंगे नहीं। अच्छा, और कल इसकी खूब प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मुख्तलिफ अगर मगर प्लीज़ अभी नहीं करने, अभी जो सामने है बस वो करना है, कल सारे अगर मगर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अगर ये होता तो क्या होता, पहले ये होता बाद में ये होता, वो सब सिचुएशन देखेंगे। फिलहाल सादा सी बात, मेरे पास अगर ओपनिंग में गेन कोई नहीं पड़ा था और पहले साल के एंड पे क्लोजिंग में गेन आ गया कितना, 11,000 नहीं 553 का, तो कैरी डाउन गेन कितना आ गया, 53, 33, 53। ये पिछले 3 अटैम्प्ट से मैं जब भी इस सवाल पे आता हूँ मैं 553 को या यहाँ 535 ही लिखता हूँ, क्या शायद चौथी अटैम्प्ट, यकीन करो पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, अब ये गेन एज ऑन है, ये क्लोजिंग है, इससे एंट्री नहीं होनी, बल्कि ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए कितना गेन फॉर द ईयर आया है। तो ये बेसिकली कहानी कुछ इस तरह से है
मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए है फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस, लेकिन वो चाहिए फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर वाली फिगर, फॉर द ईयर वाली फिगर होगी तो मेरी जर्नल एंट्री होगी। अब पहले साल में तो मसला नहीं है ना, आपका फेयर वैल्यू गेन एज ऑन 1 जनवरी 1 कितना पड़ा हुआ था, 0। 31 दिसंबर 1 तक आए तो आपका 0 से 553 का सफर है, तो आपका इस साल कितना गेन आया है, बोलो 553। ठीक है, लेकिन आपने इसकी एंट्री जब करनी है तो मॉडल का नाम क्या बताया हुआ है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो फिर यहां पर आया, आपने एडिशनल एंट्री की 31 दिसंबर 2001 पर, और गेन है लॉस है, गेन है लॉस है, गेन, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है, तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट कल की तरह से, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई क्रेडिट, सेम, सब सेम, और सही है। तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई क्रेडिट, कितने से, 553। फॉर द ईयर वाली फिगर उठानी है, 553, शुक्र सही लिखा है, 533 नहीं लिखा। एंट्री में कोई मसला, एंट्री में कोई मसला, लेकिन एक एडिशनल काम करेंगे, वो क्या है जी, बैलेंस ऑफ फेयर वैल्यू रिजर्व हम निकालेंगे। ठीक है जी, तो ओपनिंग कितना था, 0, फॉर द ईयर एंडेड कितना, इस दफ़ा कितना आया है, क्रेडिट 553, तो क्लोजिंग में क्या पड़ा हुआ है, यही क्रेडिट 553 जो बैलेंस शीट में जाता है। तो मैं तो कहता हूं इतना एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, ठीक है, इतने एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। पीएनएल बल्कि एसओसीआई में पीएनएल में क्या जाएगा, इधर वर्किंग से देखो, ये इंटरेस्ट इनकम, एंट्री से क्यों देखना, ठीक है, वो तो सेम ही है, वहां तक तो सवाल ही सेम चला था। तो इंटरेस्ट इनकम 2002 है और 2001 है, तो इंटरेस्ट इनकम कितनी है जी, 433, और पिछले साल में थी 447, कोई फर्क, बोलो। अच्छा, लेकिन इस दफा आपको ओसीआई वाला आइटम भी मिल गया, मिला नहीं मिला, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखते होते हैं हम, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व, चेंज इन, जरा तंग चल रहा है काम, गुजारा करें, असल में मसला यही है कि मैं तीनों मॉडल्स इसके सामने रखना चाह रहा हूं आप, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व। तो बताओ जी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी और रिजर्व भी बढ़ा है, ऐसा ही है, तो 447 को थोड़ा सा इधर लाए जी, 2001 में, ये बाद में लिखते हैं जी, अभी 2001 की बात करें जी, 2001 में कितना जी चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व कितना है जी, पॉजिटिव ना, ये 553, ठीक हो गया। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स 2001 के बनाएं, तो एसेट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी इन डिवेंचर्स, लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट डिवेंचर्स को किस पे ले गए उठा के, बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू पे लेकर 553 का गेन नहीं रिकॉर्ड किया, इन्वेस्टमेंट को अगर 553 से बढ़ाया है तो ये कहां पे चली गई है इस वक्त, 11,000, यही तो है, फेयर वैल्यू पर नजर आएगी, फेयर वैल्यू पर इसकी नजर होती है जो ये वाले मॉडल वाला बंदा है, लेकिन एडिशनल चीज क्या आ जाती है, इक्विटी के अंदर फेयर वैल्यू रिजर्व जी, कितना, 553,
समझ आता है? बोलो। अच्छा, अगला साल आया, सारी एंट्रीज कर ली, सारी एंट्रीज करने के बाद ईयर एंड आया, तो इसने अपना, क्योंकि इसको अच्छी कीमत मिली तो इसने बेच भी देना, इसलिए इसने अपना फेयर वैल्यू वाला कंपैरिजन करके देखा, ऐसे नज़र मारी तो ईयर एंड पे फेयर वैल्यू कितनी हो गई है? 10,400। अभी भी 120 का गेन है, लेकिन मसला क्या है? सफ़र चेक करो ना, ये कैरी डाउन 533 बना था ना, गेन है, तो ब्रॉड डाउन 533 का गेन था, लेकिन इस साल के एंड पर ये सिर्फ 120 का रह गया है। इसका मतलब फिर गेन में, एज ऑन गेन में क्या आया है? कमी आई है। तो फॉर द ईयर क्या है? लॉस। वही मैंने कहा था ना। आप देखो ना बच्चों, अगर मिसाल के तौर पे ये 0 है और आप यहाँ पे खड़े हैं -5 पे, और मैं कहता हूँ कि आप अगर यहाँ पे खड़े हैं +4 पे और मैं कहता हूँ -3 पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो आप कहोगे जी अभी तो खैर ये तो इधर ही है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जी आप +7 पे हैं, आप +3 पर आ गए हैं, तो प्लस पे ही हैं, तो क्या होगा? -4 हुआ है तो +3 पे आए हैं ना। गेन ही है पर कमी हुई है। कल इंशाल्लाह जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें मैं इधर भी लेके जाऊंगा, यानी इतना ज़्यादा, बल्कि गेन क्या, गेन से लॉस पे जाएंगे, तो वो भी करके देखेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे ये बताओ, अगर आपका एज ऑन गेन 553 से गिर के 120 पे आ गया है, तो ये गेन के अंदर कमी हुई है, तो फॉर द ईयर गेन नहीं हुआ, फॉर द ईयर क्या आया है? लॉस आया। कितना? 433 का लॉस, ये नेगेटिव। अब इसकी एंट्री क्या होगी? ये सारा सवाल करने के बाद एंड पे हम करते हैं जाके 31 नवंबर 2002 पर। देखो जी, इधर क्या एंट्री बोलोगे? फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई में डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर क्रेडिट 433। और उसके साथ ही अगला काम क्या करेंगे? बैलेंस ऑफ फेयर वैल्यू रिजर्व निकाल लेंगे। तो ब्रॉड डाउन कितना था जी? ये 533 पिछले साल वाला क्लोजिंग क्रेडिट। इस साल उल्टा क्या पड़ गया? फॉर द ईयर इसको क्या हुआ? डेबिट की हिट पड़ी 400। हाँ वो करता हूँ मैं, मुझे पता है, ये पिछली 3-4 अटेम्प्ट से पता नहीं यहाँ पर कोई किसी ने स्पेल किया हुआ है आप में से जी। और जी और क्या बच गया जी? क्लोजिंग क्या बच गया मेरे बच्चों? क्रेडिट 120 पूरा। एज ऑन देख लो, एज ऑन वाली फिगर है, लेकिन यहां से नहीं उठानी ना, बस किसी वजह से ये करते रहे, बस तरतीब नहीं चेंज करनी। कोई आगे जाकर कहीं फंस जाना ऐसी काम का, तो बस मुझे पता है वो नजर आ रहा है आपको कि यार यही तो एज ऑन ही तो है, 553 तो आ रही है, देखो ये नहीं लेना, बस जैसे कहा वैसे। क्या समझ नहीं आ रही? क्या समझ नहीं आ रही बेटा? क्या समझ नहीं आ रही? आपका 553 का गेन पिछले साल आया था, एज ऑन गेन क्या था? 553। इस साल आपका गेन एज ऑन क्लोजिंग डेट कितना रह गया? 120। तो इसका मतलब आपकी वापसी तो हुई है। तो ये बेसिकली क्या आया है? आपको इस साल में लॉस आया, तभी तो आपका 553 का गेन था पिछले साल के एंड में, अब वो कितना रह गया? सिर्फ 120 का गेन। तो ये आपको क्या आया? लॉस। करेंगे इंशाल्लाह कल प्रैक्टिस, टाइम कम रह गया बेटा। ये दोनों ना क्लोजिंग बैलेंसेज है, इनके डिफरेंस से ये फिगर क्लोजिंग निकली है, ये फॉर द ईयर फिगर ही नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है फेयर वैल्यू गेन या लॉस एज ऑन। ये एज ऑन की एंट्री तो नहीं हो सकती, तो क्लोजिंग बैलेंस है। ये तो गेन का क्लोजिंग है। हमने देखना है कि ओपनिंग से क्लोजिंग तक इस साल में क्या फर्क पड़ा है। तो लॉजिकली ये बात सही है, तभी तो करा रहा हूं मैं, इलॉजिकल काम थोड़ी कराता हूं यहाँ पे आप। और अगला साल आता है जी, तो एंट्री हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है। 5-7 मिनट आज ऊपर लगेंगे, लगने देने हैं, ठीक है, ताकि खत्म हो। अच्छा इधर देखो, 2002 में इंटरेस्ट इनकम वही 433। अच्छा उसके बाद ईयर एंड आया, आपकी इन्वेस्टमेंट डिबेंचर में नज़र आ रही है ये 10,400 की फेयर वैल्यू पर, और इस पर लाने के लिए आपको लॉस आ गया। अच्छा ये ना महज इत्तफाक है, ये ना कोई रूल बना लेना जितना इंटरेस्ट होएगा उतना लॉस दूसरे साल में, ऐसा कुछ नहीं है, महज एक हसीन इत्तफाक। तो ये फेयर वैल्यू रिजर्व का चेंज आया, और फेयर वैल्यू रिजर्व नज़र आ रहा है 120।
ठीक है जी, ये आपका दूसरा मॉडल भी हो गया। तीसरा मॉडल अब मैंने यहाँ पे करवाना है, ठीक है जी, और वो इतना आसान है कि आप पे कोई बोझ नहीं है, कर लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, एक ही दिन में ये सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा, ये टिकी पैक बन जाएगा फिर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, ठीक है। और वो तीसरा और आखिरी मॉडल कौन सा है आपके ख्याल में, क्या होगा? ट्रेडिंग के लिए, किसी बंदे ने ट्रेडिंग के लिए ही इन्वेस्टमेंट की है, डिवेंचर खरीदे, ट्रेडिंग के लिए खरीदे, तो FVTPL, सारे FVTPL के लिए याद रख लो ज़िंदगी में, जितना भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में FVTPL जितने मॉडल भी होंगे, एक तो हम उसमें लेजर बनाया करेंगे। क्या किया करेंगे? उसकी वर्किंग सादा है। FVTPL शेयर्स में भी जो है वो लेजर था, हाँ ठीक है, शेयर में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अगर FVT OCI में थी तो उसके अंदर भी लेजर था, लेकिन उसको साइड पे कर दो ना, यहाँ पर तो नहीं है ना। FVTPL मॉडल में चाहे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो, चाहे इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स हो, चाहे कल को परसों को फाइनेंशियल लायबिलिटी शुरू हो, तो वो ट्रेडिंग वाली हो, तो उनके लिए हमेशा क्या बनाया करेंगे? लेजर। तो इसका मतलब सबसे पहली बात तो हमारा सवाल बहुत ही सिंपल है, हमारी वर्किंग नंबर 4 जो होगी वो एक लेजर होगा, ठीक है जी, और उसका नाम होगा आज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की बजाय इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, और ये मॉडल है FVTPL, सबसे सिंपल मॉडल। और पूरे FVTPL मॉडल के अंदर चाहे वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, चाहे डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो फाइनेंशियल लायबिलिटी परसों शुरू हो जाएगी, FVTPL मॉडल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हमेशा क्या किया करेंगे? एक्सपेंस। ये कल समरी पढ़ाऊंगा, आज समरी भी नहीं, आपने भी नहीं पढ़नी, सुकून करें, इस सवाल को 2 दफ़ा करें जाके, और जो छोटे सवाल 2 दिए उनको होमवर्क में वो करें। ये हो सकता है इसको ना 2 दफ़ा करें, 1 दफ़ा करके किस जगह को और दे दूं, लेकिन कोई अंग्रेजी नहीं, कोई लॉजिक नहीं समझनी, बस सिर्फ ये समझना है कि अमोर्टाइज कॉस्ट ऐसे करते हैं ट्रीटमेंट, और FVT OCI को ऐसे करते हैं ट्रीटमेंट, और ये बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट ये नजर आता है, और FVTPL में ये करते हैं। बस ये कब कौन सा लगाना है थोड़ा थोड़ा जिक्र भी किया है, लेकिन सही मानों में कल इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब जी फेयर वैल्यू तो उसी तरह से ही है, फेयर वैल्यू का कोई मॉडल से तो कोई फर्क नहीं पड़ना था ना, फेयर वैल्यू तो वही है जो बाजार के अंदर इनकी वैल्यू थी। तो अब लेजर जी, 1 जनवरी 2001 पर इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट किस पर रिकॉर्ड करोगे? परचेज प्राइस या परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट? परचेज। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ जाएगी? एक्सपेंस आउट होगी। तो क्या बनती है जी परचेज प्राइस? 10,500। और बोलो, तो ये जनाब आपकी पहली एंट्री आई फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। जनाब 1 जनवरी 2001 पर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स डेबिट कैश क्रेडिट 10,500। ठीक है, फिर ईयर एंड आएगा, इसको उठा के कहाँ ले जाओगे? और बोलो, फेयर वैल्यू पर। फेयर वैल्यू कितनी है? 11,200। और ये FVTPL मॉडल है, FVTPL मॉडल है, तो जो गेन होगा या लॉस होगा कहाँ जाएगा? टेंशन ही कोई नहीं यार, इतना आसान काम। ठीक है, तो 11,200 गेन आ गया, गेन आ गया, तो ये फेयर वैल्यू गेन है। इसको P&L में ले जाओ, बैलेंसिंग निकाला है हमने 700। एंट्री क्या बनी? 31 दिसंबर 2001 पर एंट्री बनी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स डेबिट फेयर वैल्यू गेन P&L में क्रेडिट 700। अब एक मसला छोटा सा इसमें रह गया जो याद रखने वाली बात है। क्या भला क्या होगा जी? क्या होगा? इंटरेस्ट। अगर किसी ने ट्रेडिंग के लिए ये डिबेंचर्स लिए हैं तो क्या इसको इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं? अगर वो तारीख आ गई जिस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जिसके हाथ में ये डिबेंचर होगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मिलेगा तो क्या वो सड़क पे फेंक देगा? उसको तो हराम खाने की आदत पड़ी हुई है, वो तो ले लेगा इंटरेस्ट को वहां से। ठीक है, तो वो बिल्कुल जैसे डिविडेंड हमेशा कहाँ जाता है, तो कूपन रेट वाला, फेस वैल्यू पर कूपन रेट लगाकर जो इंटरेस्ट इनकम आए FVTPL मॉडल के अंदर, सीधा उसी को लेकर जाना है आपने इनकम। क्योंकि आपका असल में कल पढ़ाऊंगा, इस मॉडल के अंदर इस बंदे का मकसद ही ये नहीं है इंटरेस्ट कमाना। इसका तो मकसद ही क्या है? असल में तो फेयर वैल्यू गेन कमाना।
तो अगर इंटरेस्ट आ जाए तो ठीक है, वो उसका वो इंटरेस्ट कमाना है, इफेक्टिव रेट वाला चक्कर उसमें डालना ही नहीं है हमने, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट इसलिए की ही नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म में इससे क्या कमाएगा, इसलिए इफेक्टिव रेट वाला कोई चक्कर ही कोई नहीं है एफईटीपीएल मॉडल के अंदर। एफईटीपीएल मॉडल के अंदर सिर्फ क्या चीज है, फेयर वैल्यू। सिर्फ क्या चीज है, तो जो कूपन रेट के मुताबिक, कूपन रेट फेस वैल्यू पे लगकर जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट सीधा कहां लेकर जाना है आपने, पीएनएल में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो परेशान कर सकती थी आपको। बहरहाल एंट्री होगी कैश डेबिट, इंटरेस्ट, इनकम क्रेडिट, और इधर देखो ये मैं लिख रहा हूं यहां पर कि आपने फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट, ये उसूल है इसका, पक्का यही रखना। ठीक है, अब फेस वैल्यू क्या है, 10,000, कूपन रेट तो ये 800 रुपया, इंटरेस्ट इनकम, खत्म कहानी, साल खत्म। अगला साल आएगा तो क्या होगा जी, क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले, ये तो सबसे आसान साबित हुआ कि नहीं, 1 जनवरी 2000 सबसे मुश्किल ये दरमियान वाला था, लेकिन वो इसलिए मुश्किल नहीं लगा कि उसमें जो मुश्किल चीज थी पहली बार वाली उसको हम सवेर से कर रहे हैं, क्लास शुरू हुई है तो उसकी पिटाई शुरू किया हमने, उसी से ही ट्रांजिशन आगे कर ली। और ये तो ऐसे ही है, बस नाम बदला है, नाम बदला है, बाकी तो वो जैसे कल इन्वेस्टमेंट शेयर्स था एफईटी पे, तो वही बन गया। ठीक है, तो 11,200 और 31 दिसंबर 2002 पर कैरी डाउन में फेयर वैल्यू लिखो 10,400। जो अगर आपको लग रहा है ना थोड़ा ज्यादा हो गया ये आज, कोई मसला नहीं है, कल का दिन भी इसी का ही है, और फिर IAS 12 में कुछ रहता है या कुछ भी जहां जहां कहीं रहता है वो करेंगे, नया काम नहीं करेंगे। इसलिए जोर जोर लगा के आज इकट्ठा किया कि सारी पिक्चर सामने आ जाए ना, घर पे एक बार करके आओगे, थोड़ा सोचोगे, सारा कुछ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस थोड़ी बारीकियां, अंग्रेजी है, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। अकाउंटिंग इज ओवर, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर आपके सिलेबस वाली IFRS 9 की, इसलिए कोशिश की कि इकट्ठा हो जाए काम। ठीक है, अच्छा अब कितना है जी, 10,000, तो आज क्या आ गया जी, लॉस आ गया, कोई गल नहीं, कितना लॉस है, तो फेयर वैल्यू लॉस आ गया, ये भी पीएनएल में ही जाना है, बैलेंसिंग है 800। अब इधर देखो 31 दिसंबर 2000, जरा माजरत, फॉर द ईयर कोशिश करता हूँ लिख लूँ, फॉर द ईयर एंडेड, ये जरा एंट्री में इकट्ठी कर रहा हूँ, 31 दिसंबर 2002, तो 31 दिसंबर 2002 पर फेयर वैल्यू लॉस आ गया, एंट्री करो, फेयर वैल्यू लॉस पीएनएल में डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर क्रेडिट कितने से, हुण फिर ना कहना होते, ये फिर अगेन इत्तफाक है। और उसके बाद ईयर एंड के ऊपर, हाँ ये काम होने। अब आप कह सकते हो ये तो कोई बात ना हुई, आपने तो कहा था इसने ट्रेडिंग के लिए शेयर्स लिए हैं, मैंने कल भी बताया था आपको, शेयर्स नहीं सॉरी डिवेंचर्स खरीदने, कि आप इन्वेंट्री किस लिए बनाते हो, 1-2 महीने में बिक जाए, हो सकता है 2 साल ना बिके, तो क्या उसको नॉन करंट एसेट में रख देते हो, ऐसा नहीं ना होता। ठीक है, आपकी इंटेंशन क्या है, बस बेचना ही है, अब नहीं अच्छा गाहक लगेगा तो कोई बात नहीं, चलाते रहेंगे, मकसद ये नहीं था कि इसको रखना है और इससे इंटरेस्ट कमाना है, मकसद ट्रेडिंग ही था। लेकिन कभी कभी बंदा चीज खरीदता है तो कीमत गिर जाती है, फिर वेट कर रहा है कोई अच्छी कीमत मिले तो, कोई खास जरूरत नहीं है, चलो खैर है, वेट कर रहा है इस स्पेकुलेशन के लिए रखा हुआ उसने, किसी वक्त अच्छा गाहक मिलेगा, उसका कोई मकसद नहीं है इससे इंटरेस्ट कमाना, मकसद ही क्या है, फेयर वैल्यू गेन कमाना। नहीं मिला होगा उसको 2 साल में कोई गाहक अच्छा, तो अभी तक पड़े हुए हैं। और ठीक है, इंटेंशन क्या है, होल्ड करना टिल मैच्योरिटी, क्या होल्ड करना है और मे सेल, नहीं, मकसद ही क्या है, सेल करना, लेकिन अच्छी कीमत नहीं मिलेगी तो यार क्या फिर फेंक आएगा बाहर जा, नहीं तो हो सकता है। ये कल शेयर्स में भी ऐसे ही देखा था, हमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की थी ट्रेडिंग के लिए और 2 साल तक शेयर्स पड़े रहे, तो क्या मतलब है, नहीं अच्छी कीमत लगी तो पड़े रहे, या जब दिल करेगा बेच देंगे, नहीं जरूरत पड़ी पड़े रहे, मकसद ट्रेडिंग ही था। अब जब तक पड़ा रहेगा इंटरेस्ट आता रहेगा, अब मकसद वो नहीं था। मकसद इसका क्या होता है, फेयर वैल्यू गेन कमाना शॉर्ट टर्म के अंदर, इसलिए इंटरेस्ट कूपन रेट वाला इनकम बना लेता है, इफेक्टिव शिफेक्टिव वाले चक्कर में कभी नहीं पड़ता ये स्टैंडर्ड इसके मामले में। ठीक है, खैर 31 नंबर पे कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 800 से। खैर से अब पीएनएल देखो कैसा बनेगा, 2001 और 2002,
ठीक है, लिख लो, SOCI लिख लो, फर्क क्या पड़ना है। PNL में क्या आएगा, इंटरेस्ट इनकम कूपन रेट वाली 800 और 800। फिर फेयर वैल्यू गेन 2001 में आया। आज जगह तंग है, वरना यही ब्रैकेट में भी लिख सकते थे, मैं अलग लिखता हूँ। फेयर वैल्यू लॉस आ गया 800। OCI में क्या आ गया इसका, OCI में खाली। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स 2002 के अंदर 11,000, रश पै गया ज़रा, 11,200 नहीं, 2001 का है ये, 10,000, यहाँ पे 11,200 और यहाँ पर 10,400। ठीक है जी। तो फेयर वैल्यू कोशिश तो की है। अब ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट C है, ये पार्ट B है। बेसिकली ये है अमोर्टाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग, ये है FVT OCI की अकाउंटिंग और ये है FVTPL की अकाउंटिंग, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट समेत, एक्सट्रैक्ट्स समेत। ठीक है, इसकी एक अच्छी सी पिक्चर भाई एंड पे होनी चाहिए। आप लोगों ने एक दफ़ा इस सवाल को दोबारा कर लेना है। अगला सवाल देखें ज़रा, ये तो अकेला है, लाइबिलिटी आ जाएगी ना। थोड़ा सा अगर आप हिम्मत कर लें ना, अगले 2 सवाल कर लें। एक दफ़ा इसको करके उसके बाद 18वां और 19वां, चलिए सिर्फ 18वां कर लें क्योंकि पहले भी एक सवाल है। तो एक दफ़ा आपने 17वां, ये 16वां करना है, 16वें के बाद 18वां करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो तो ऐसे ही था ना छोटा सा, वो भी तो करना है। 14वां 16वां दोबारा, ये तो क्लास वर्क है ना, करते ही होते हैं आप, और 18वां। ठीक है, करेंगे ना इंशाल्लाह। ओके, बस फाइनेंशियल लायबिलिटी रह गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।